नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त किशनगंज से आ रही है, जहां पर वाहन से 26 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और रुपयों के साथ 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान यह सफलता हाथ लगी है। हवाला का रुपया होने की आशंका जताई जा रही है और इसके साथ ही शराब पीने के आरोप में 4 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यही वो गाड़ी है जिससे 26 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और इस रुपए के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। एक 4 व्हीलर से अभी बता रहा है, जैसे कि उसने बताया कि 26 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, जिन्हें थाना भेज दिया गया है और उसके संबंध में जांच पड़ताल की जाएगी। और हमारे साथ किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस क्या कह रही है, आखिर ये कैसे रुपए थे और इन्हें कहां लेकर जाया जा रहा था? जी अलीम, देखिए ये बंगाल चेक पोस्ट, रामपुर चेक पोस्ट है, वहां पे सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें वरीय अधिकारी भी मौजूद थे और शराब को लेकर बेसिकली चेकिंग हो रही थी। लेकिन जब शराब बंदी के दौरान ही एक कार से 3 आदमी गिरफ्तार होते हैं, जिसको हिरासत में लिया जाता है और उसपे 26 लाख रुपए की बरामदगी होती है। और जो कुछ बता नहीं पा रहे थे, ठीक से कुछ समझा नहीं पा रहे थे कि कैसे पैसा है, किस तरह का, तो जब हमने वरीय अधिकारियों से बात की, इस बारे में एसडीपीओ से बात की, तो उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग से इसकी जांच कराई जाएगी और सभी की जांच कर ही कुछ बताया जा सकता है। जी चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पर एक युवक की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के बसडीला बाजार की है। मृतक के युवक का नाम आलोक कुमार बताया जा रहा है, जो बसडीला बाजार निवासी संत शाह का 25 वर्षीय पुत्र है। परिजनों के मुताबिक मृतक का एक दोस्त घर से बुलाकर उसे तिलक समारोह में लेकर गया, जहां रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई और रेलवे ट्रैक पर शव को फेंक दिया। हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस शव बरामद कर जांच में जुट गई है। अब वही नेवता में रात में गए थे दोनों को साथ में लेके, और उसके बाद वहाँ से वो चला गया है उसके साथ में, शायद उसको छोड़ लिया। पूछा भी था कि तुमको ही जाने का कोई ट्रेन है, और मेरे बड़े बड़का जी बताए भी हैं कि 10 बजे ट्रेन है, वही छोड़ दिया है। छोड़ने ले गया, उसी क्रम में ये सब उसकी हत्या करके उसको रेलवे ट्रैक पर रखा गया। और हमारे साथ गोपालगंज से संवाददाता गोविंद जुड़े हुए हैं। गोविंद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कह रही है पुलिस, हत्या के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, अभी पूरा मामला हत्या का है और जो मृतक आलोक कुमार है उसके पास 65,000 रुपए थे और 2 दिन बाद वह विदेश जाने वाला था, कतर जाने वाला था। लेकिन इसके पहले उसका दोस्त घर पहुंचता है और घर से बुलाकर एक तिलक समारोह में लेकर जाता है, जहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद रेलवे ट्रैक पर आज सुबह में शव मिला। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और जो मृतक का मोबाइल है उसे जब्त कर लिया गया और सीडीआर निकालकर जांच की जा रही है। इसके अलावा जो उसका दोस्त है आरोपित, वह फिलहाल फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। हत्या की वजह पैसे की लूटपाट एक बात सामने आ रही है। इसके अलावा जो अन्य बिंदु है, उस बिंदु पर भी पुलिस जो है जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। मधेपुरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पति पत्नी का संदिग्ध हालत में शव मिला है। पत्नी का घर में और पति का 1 किलोमीटर दूर शव मिला है। नहर किनारे पति की लाश मिली है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। गमरिया थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार की यह घटना बताई जा रही है। सर परिजन आ रहा है, बोला है कि हाँ, यही लोकले से पता चला तो बोला परिजन। और सासाराम का रुख करते हैं, जहां से एक बड़ी खबर है। शिवसागर थाना क्षेत्र में नाच देखने गए एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दिया। गोली लगने से युवक घायल है। गोली युवक के कंधे में लगी है। बताया जा रहा है कि युवक तिलक समारोह में गया हुआ था, जहां नाच कार्यक्रम के दौरान गोली चल गई। तभी किसी ने युवक को एक गोली मारी और फिलहाल एक घायल जो है उसको एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया इलाज के लिए।
जनरेटर के लाइट ऑफ हुआ, उसी में अब किधर से आया पते नहीं चला। अच्छा, तिलक में क्या हो रहा था? नाच हो रहा था। अच्छा, नाच में बंद हुआ। तो क्या हुआ इसके साथ? और वो अचानक हुआ तो अब किसी को पता नहीं चला। तो नाच हो रहा था तो ये उसको गिर गया। हाँ, छटपटा लगा तो फिर सब टांगों के ले गया। अच्छा, तो क्या मैंने पता चला? ना पता कुछ नहीं चला। मतलब गोली लग गया, ये पता चला ना? खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर जहानाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की टीम हिंसा के आरोपी की तलाश में जहानाबाद पहुंची। आरोपी का नाम रजा अंसारी है, जो जहानाबाद के फिदा हुसैन रोड इलाके का रहने वाला है। हाशिम अंसारी का बेटा है ये। और हिंसा के बाद से रजा अंसारी की तलाश में यहां पहुंची दिल्ली पुलिस ने उसके घर के बाहर इश्तेहार चिपका दिया है। बताया जा रहा है कि इश्तेहार में आरोपी को सरेंडर करने को कहा गया है, और अगर वो सरेंडर नहीं करता तो घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है। और हमारे साथ राजीव रंजन विमल जुड़े हुए हैं जहानाबाद से। हमारे संवाददाता राजीव, क्या कुछ जानकारी है? अलीम, देखिए, जितने लोग उतनी तरह की बातें की जा रही है। रात में दिल्ली से पुलिस की टीम आई थी और उन लोगों ने इश्तेहार चिपकाया था। मैंने खुद जहानाबाद थाने की पुलिस से बात की। उन लोगों ने इसके बारे में जानकारी का अभाव बताया कि कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ दिल्ली दंगों में इनकी तलाश थी। ये स्थानीय लोगों का वर्जन था। बाद में हमने जानकारी जुटाई तो जो जानकार है वो बता रहे हैं कि आग के मामले में इसकी तलाश थी और कोर्ट में इसको सरेंडर करने को कहा गया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात डीएसपी अशोक पांडे जी से हुई है। उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और जल्दी ही पुलिस इसको लेकर बताने वाली है। लेकिन राजीव, सवाल ये भी है कि जब किसी दूसरे राज्य से पुलिस आती है तो पहले स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा जाता है, उसके साथ एक तालमेल करके ही इस तरह की कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है और जो लीगल प्रोसेस है वो यही है। लेकिन यहाँ की पुलिस बताने से कतरा रही है। यही कारण है कि लोगों में तरह तरह की बातें आ रही है और ये पुलिस का दायित्व भी बनता है कि जो भी है वो बात सामने आए, ताकि लोगों में जो उत्सुकता है इस बात को लेकर कि आखिर दिल्ली पुलिस की टीम आई क्यों थी। 12 घंटा से ज्यादा हो गए लोग इस जानकारी को, इसको जानने के लिए एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो साफ है कि पुलिस को ये जानकारी होगी कि आखिर ये टीम आई क्यों थी और ये बता भी देना चाहिए था इतना देर क्यों हुआ, इसका भी पता लगाना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नालंदा के राजगीर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। 22 अप्रैल को न्यूज 18 ने राजगीर में शराब की बड़ी फैक्ट्री का खुलासा किया था, जिसके बाद डीएम खुद उस इलाके में पहुंचे और शराब की चल रही फैक्ट्री का खुलासा किया। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। नालंदा जिले के राजगीर के स्थित महादेव कोला में, जहां आप देख सकते हैं कि एक दिन पूर्व हमने इसी जगह पर दिखाए थे कि किस तरह से शराब की भट्टी यहाँ पर चलाई जा रही है। और आज यहाँ पर नालंदा डीएम दलबल के साथ पहुँचे हैं, खास करके यहाँ पर जायजा लेने पहुँचे हैं, ताकि ये पता चल सके किस तरह से यहाँ भट्टी है जो चल रही थी और कौन लोग थे जो चला रहे थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यही जो छोटी सी गड्ढा है, इसी में पानी जो जमी रहती थी, इसी से जो शराब माफिया है जो शराब बनाने का काम करता था। और यहीं पर जो है कि सारा भट्टी चलती थी। इसके ऊपर जो है दिखा दे कि इसके ऊपर जो पहाड़ है, इस पर जो है शराब माफिया जो है अपना बसेरा बना रखे थे और शराब चुराने का काम कर रहे थे। तो इसके बाद आज नालंदा डीएम आज यहाँ पर पहुँचे और मामले की जांच कर रहे हैं। ये बताइए सर, आज यहाँ पर पहुँचे जायजा लेने के लिए, तो क्या देखें? ये पहाड़ी क्षेत्र है और नवादा, गया और नालंदा जिला का बॉर्डर है। तो यहाँ पर जितने भी इस पहाड़ में पानी का ठहराव का जगह है, वहाँ पर इसके गलत इस्तेमाल की संभावना है। और जैसा कि कल दिखाया भी गया था, इस जगह पर हम लोग आए हैं, 2-3 भट्टियाँ भी दिखी हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया गया है। और कल भी पूरे दिन ऑपरेशन चला था, आज भी सुबह से ऑपरेशन चल रहा है। तो हम लोग की यही प्लानिंग है कि इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र को खंगाल लिया जाए, कॉम्बिंग कर लिया जाए और इस तरह की जितनी अवैध एक्टिविटी है सब पे बंदी लगाया जाए और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई की जाए। लगातार वन विभाग क्षेत्र में जो है बनकर सुरक्षाकर्मी को लगाया गया है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो मामला सामने आए हैं। नहीं, अभी वन विभाग के भी लोग हैं हमारे साथ, एक्साइज के भी हैं, पुलिस के भी हैं और सब लोग मिल करके इसका कंबाइंड अभियान चला रहे हैं। और आगे के लिए भी निर्देश दिया गया है कि सभी विभाग के लोग इस पूरे एरिया में एक्टिव रहेंगे, ताकि चूँकि ये पहाड़ी इलाका है तो इसका मिसयूज़ नहीं हो सके।
तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर है जो जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर हैं, उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर है जो कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से जो शराब माफिया यहाँ जो बसेरा बना लिए थे, ठिकाना अपना चुन लिए थे सुरक्षित जगह, और खास करके सुनसान जगह में जो शराब माफिया जो यहाँ पर आकर शराब बना रहे थे उनको नेस्तनाबूद करने के लिए यहाँ जो पूरी टीम तैयार हो गई है, और खास करके पूरे पहाड़ी इलाका को ड्रोन से साथ साथ सर्च अभियान जारी रखना है। जी, नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। पटना में साइबर ठगों ने बिजली विभाग को परेशान कर दिया है। बिजली विभाग के नाम पर साइबर ठगी कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने वालों को फर्जी मैसेज भेजा जा रहा है और पेमेंट नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर अवैध वसूली कर रहे हैं। पटना के एक बड़े डॉक्टर भी साइबर ठगों की फ्रॉड की ठगी का शिकार होते होते बचे। उन्होंने 2 बार इस तरह के मैसेज भेजे गए, जबकि उन्होंने पूरे महीने तक का बिजली बिल एडवांस में जमा किया हुआ था। साइबर ठगों की इस करतूत को लेकर डॉक्टर राजीव रंजन ने बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर उन्हें सच्चाई का पता चला। तब तक एक रिटायर्ड शिक्षक अरुण कुमार मिश्र ठगों के झांसे में आ गए। पहला मैसेज आने के बाद मैंने जिनको मैं जानता था विद्युत विभाग के पदाधिकारियों को, उनको कांटेक्ट किया और कहा कि मेरे पास ऐसा मैसेज आया है, और मैंने उनसे कहा कि जब मेरे अकाउंट में 1 महीने से ज़्यादा की खपत का बैलेंस अभी बचा हुआ है, फिर मेरा लाइन क्यों कटेगा। उन्होंने कहा, बताया कि संभवतः आपके पास यह मैसेज किसी फ्रॉड से आया है, और उन्होंने मुझे राय दिया कि आप साइबर सेल में इसके लिए FIR दर्ज करें। आपके पास जब भी मैसेज आ रहे हैं तो आपको ये करना है कि आपको मैसेज को वेरीफाई करना है। आप मैसेज के सोर्स को वेरीफाई कीजिए। सोर्स कैसे वेरीफाई कीजिएगा? जब आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आपके पास एक मोबाइल ऐप भी है, जहां से आप मॉनिटर करते हैं कि आपका कितना रीडिंग हुआ है, आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है और बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ये भी दिखाता है कि जब सरकार का ये पॉलिसी है कि अगर आपके पास पैसा है आपके वॉलेट में तो आपका लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको 1% भी संशय है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत वहाँ पे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। आपके जो लोकल एरिया का जो इलेक्ट्रिशियन है या फिर जो जेई वगैरह है उसको कॉल कीजिए, या फिर वहाँ के कंट्रोल रूम में कॉल कीजिए और वहाँ से स्टेटस ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खगड़िया के बिलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत को आज सम्मानित करेंगे। तेलिहार पंचायत के मुखिया अनिल सिंह को यह सम्मान मिलेगा। अनिल सिंह की पहल पर पंचायत में कई योजना धरातल पर दिखती है। पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर स्कूलों को काफी विकसित किया गया है। वहीं पंचायत को मिल रहे इस सम्मान से लोगों में काफी खुशी है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मुझे मिला है। बेहतर साथ निश्चय का काम किए इस वजह से, और पंचायत में हम लोग किशोरी क्लब का भी काम किए, और बाल श्रमिक विवाह पर भी हम लोग, शराबबंदी पर भी। उसके बाद मनरेगा से हम गाय शेड, बकरी शेड, पोखर, वन महोत्सव यहाँ मनाए। यानी जितने भी कार्य होना चाहिए मनरेगा से लगभग हम लोग बेहतर काम करने का कोशिश किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पता बदल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक अणि मार्ग की जगह 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगला नंबर 7 में शिफ्ट हो गए हैं। आज मुख्यमंत्री के 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में पहली सुबह है। 7 सर्कुलर रोड से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी। 7 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सर्कुलर रोड पर बीती रात गुजारी है। दरअसल एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसको लेकर के ही मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री इस मकान में आए हैं। इससे पहले भी 2014 में जब लोकसभा में हुई हार के बाद उन्होंने जितन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। उस वक्त भी वो इसी मकान में शिफ्ट हुए थे, और उसके बाद वापस से जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो फिर वो एक अन्य मार्ग शिफ्ट हुए। तो दरअसल इस
7 सर्कुलर रोड स्थित मकान को मुख्यमंत्री जो हैं अपने लिए लकी भी मानते हैं और 7 नंबर जो है उनके लिए हमेशा ही लकी रहा है। चाहे जब वो रेल मंत्री रहे हों उस दौरान भी वो जो अपना मोबाइल नंबर रखते थे उसमें 7 नंबर था, चाहे उनकी अभी गाड़ी का जो नंबर हो उस पर भी 7 अंकित है। तो ऐसे में ये मकान जो है मुख्यमंत्री के लिए हमेशा से ही लकी रहा है और वो ऐसा मानते रहे हैं। और बीती रात जो है यहाँ पर उनकी सुकून से गुजरी है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ पटना। सुनो क्या सिंधु, मैं गर्जन तुम्हारा, स्वर्ण युग धर्म की हुंकार हूं मैं। ये उस कवि का परिचय है जिसे भारत राष्ट्र ने राष्ट्र कवि कहकर सम्मानित किया। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में पैदा हुए रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्र के गौरवशाली अतीत का गान किया, वर्तमान पीढ़ी को मौजूदा चुनौतियों के प्रति आगाह करते हुए स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद रखने के लिए प्रेरित किया। भारत राष्ट्र की समग्र चेतना का अपनी कविताओं के माध्यम से गान करने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं तो युग धर्म की हुंकार बता दिया। सुनो क्या सिंधु में गरज तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। जिस भारत में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और मंदिर मस्जिद को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, वो भारत दिनकर की नजरों में मानवता का स्वर है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील यह भूखंड भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। शांति और प्रेम का गान गाने वाले भारत का नागरिक सत्य और न्याय के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। दिनकर ने जाति को भारत की आत्मा पर लगा बड़ा कलंक बताया। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़ कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सुर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। 1962 के युद्ध में चीन के हाथों भारत की हार से दिनकर भी व्यथित हुए। उन्होंने भारत के ढुलमल रवैया पर तीखा प्रहार किया। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिर हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। दिनकर ने अपनी कविताओं के जरिए क्रांति का उद्घोष किया। छिनता हो सतत तो कोई और तू, त्याग तप के काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। दिनकर ने एक ऐसा भारत का सपना देखा जहां शांति और प्रेम की धारा बहती हो, और उसके लिए समता मूलक समाज की स्थापना जरूरी है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। दिनकर का जितना नाता भारत के वर्तमान और भविष्य से था, उतना ही नाता भारत के भूत से भी था, जिसकी बुनियाद पर वर्तमान को बेहतर करते हुए भविष्य की बुनियाद रखना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पटना में आज साइकिल रैली निकाली गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर यह रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली का मकसद लोगों को हरित और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने खुद साइकिल रैली की अगुवाई की और छात्रों सहित तमाम लोगों को ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए, साथ में ईंधन को बचाने के लिए पटना की सड़कों पर आज स्कूली छात्र जो है वो सक्षम साइकिल रैली पर निकले हैं। दरअसल भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव पर इस बार
सक्षम साइकिल रैली निकाली गई है, जिसका मकसद है लोगों को हरित और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के संदेश देने के लिए। तो इसी मकसद के साथ देश भर में ये सक्षम रैली मनाई जा रही है, जिसको लेकर के पटना की सड़कों पर जो तमाम स्कूली छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कोई साधारण नागरिक नहीं है। पर्यावरण को कैसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, पता है, जानकारी है? पेड़ पौधे को नहीं काट सकते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा नहीं उगाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी को ये समझाने के लिए कि पेड़ पौधों को ना काटे। हमारे जो अभी बच्चे हैं जो एक साथ साइकिल चलाकर एक संदेश देंगे, तो उनके लिए विशेष आग्रह है कि ऊर्जा का जो विकल्प है, जो अक्षय ऊर्जा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसका सीमित उपयोग करके हम उन्हें बचाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग कर सके। ये एक चुनौती जो हमारे सामने है, जो एक प्रश्न है। सड़कों पर आज साइकिल रैली के लिए निकले हैं और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने का वो प्लेज ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ पटना। जमुई जिले के झाझा का रहने वाले अभिषेक ने सफलता का परचम लहराया है। अभिषेक को अमेजन से 1 करोड़ 60 लाख का पैकेज मिला है और उस पर प्लेसमेंट हुआ है। उन्हें अमेजन के बर्लिन में प्लेसमेंट मिला है। कहते हैं कि मेहनत और लगन से हर बाधाओं को पार किया जा सकता है। अगर कुछ करने का जुनून है तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती है। अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को सच किया जमुई जिला के झाझा के रहने वाले अभिषेक ने। अभिषेक एक साधारण परिवार से हैं और वो कंप्यूटर इंजीनियर के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। अभिषेक को अमेजन से 1 करोड़ 8 लाख पैकेज का प्लेसमेंट मिला है। उन्हें अमेजन के बर्लिन में प्लेसमेंट मिला है। अभिषेक की इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा सही में तो सोचा नहीं था कि इतने आसानी में इतने कम समय में मैं पा पाऊंगा, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है जरूर कि अब छोटे शहर में रहने वाले जो मेरे तेरे बच्चे हैं वो कम से कम बड़ा सपना देख सकेंगे, वो भी करोड़ों का आने वाले समय में पैकेज ले सकेंगे, चाहे वो किसी भी टेक्निकल इंजीनियरिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहे हों। अभिषेक के माता पिता का कहना है कि उन्हें पहले से ही अपने बेटे पर यकीन था कि वो बहुत बड़ा करेगा, जिससे पूरे बिहार का नाम रोशन होगा। कैसा लग रहा है आज? बहुत प्राउडफुल हो रहा है। मेरा बच्चा मुझे गर्व महसूस कराया है कि इतने मैंने बुलंदी पर जाएगा, ये मैं कभी सोची नहीं थी। आज ने कल देश का गौरव होगा, मैं पहले से भी जानता था। आर्थिक तंगी के बावजूद मैं कभी हारा नहीं। इंटरनेशनल कंपनी में उनको एक अच्छा ऑफर मिला है और 1 करोड़ 8 लाख का पैकेज मिला है, प्लेसमेंट हुआ है, जिससे सिर्फ अभिषेक ही नहीं, उनके परिवार ही नहीं, पूरे जमुई जिले के लोग काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और खबरें लगातार जानिए, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।